ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न टोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। वेलकम नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। वेलकम थैंक यू टाइगर। सो मच सर। सर आपको नमस्कार, चरण वंदना सर आपको, और सभी हमारे ग्रेट लेजेंड्स को नमस्कार। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सर? हाँ यस यस, आ रहा है नरेंद्र जी, स्वागत है। बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच दादा, थैंक यू सो मच। और थोड़ा सर मैं कार में बैठा हुआ हूँ, लाइटिंग जैसे बढ़ेगी तो कोई बात वीडियो। नहीं, लाइट फिट है एकदम फर्स्ट क्लास। जी जी जी, ग्रेट सर। तो सबसे पहले तो सर आज मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मेरे को इनवाइट किया, और ये सपना काफ़ी सालों से लिए हुए घूम रहे हैं हम, और 10-12 साल इस इंडस्ट्री में निकाल दिए सेफ सोप के साथ। आज मेरे लिए ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से डायमंड शिप का एक अनाउंसमेंट होता है, रहता है कि डायमंड बने और स्टेज से, पैनल से या इस बड़े स्टेज से अनाउंस किया जाए कि प्राउड टू बी वेलकम, अनाउंस इस तरीके से होता है। तो सर ये ड्रीम था मेरा, और आज वो ड्रीम सर आपके मुखारविंद से पूरा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। और आज के इस मौका देने के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज एक सपना सबका होता है कि उसको पैसे के साथ साथ नेम फेम मिले, और आज सर आपके माध्यम से वो फेम मुझे मिल रहा है सर। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान के नेटवर्क में और आज बड़े बड़े दिग्गज लीडरों के सामने मुझे बात करने का आपने मौका दिया, और ये स्टोरी पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी। हो सकता है डायमंड बनने तक गई हो, लेकिन अभी आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, तो उसके लिए मैं सर आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मैं अपनी बातों को शुरू करता हूँ, और उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर? हाँ प्लीज, यस, शुरुआत कर सकते हैं। जी सर। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है, और मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि सुबह सुबह उठ के 5:30 बजे पैनल पे आना, ये मिलिट्री वालों के लिए तो सर आसान काम हो सकता है, लेकिन ये हमारे जैसे नॉर्मल सिविलियंस के लिए एक बहुत बड़ा काम है। तो आप सबका भी स्वागत है, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह सुबह सुनने के लिए मुझे आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स का, माता पिता का, ईश्वर का, कि ईश्वर ने हमें सबसे अद्भुत योनि और सबसे एक परिपक्व योनि के अंदर हमें इस धरती पर जन्म दिया, और मेरे माँ बाप इसका माध्यम बने, इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद सबसे बड़ा शुक्रिया अदा, क्योंकि सर अभी डेली पैनल पे बजाते हैं कि जन्म के दाता माता पिता है, लेकिन कर्म के दाता आप ही हैं कहीं ना कहीं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सेफ शॉप कंपनी का, जिसने हमें एक इतना बेहतरीन कर्म करने का मौका दिया, जहां हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और साथ में दूसरों की ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा एक रोल अदा कर सकते हैं। तो सेफ शॉप कंपनी का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और उससे भी बड़ा शुक्रिया अदा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, क्योंकि कंपनी तो बहुत लोगों को मिलती है और बहुत सारी कंपनियां होती हैं, लेकिन उन कंपनियों में तराश के जो हीरा बना दे ऐसे सिस्टम हर जगह नहीं मिलते हैं। तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रूपी इस सिस्टम की वजह से, और हमारे ग्रेट मेंटर्स जिन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया, उनकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे जैसे हजारों लाखों लोग आज तरासे जा रहे हैं, और तराश के उनको हीरा बनाया जा रहा है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा एक बार हम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप के लिए हम लोग शुक्रिया अदा कर लें और जोरदार तालियां क्लैप कर लें। उसके बाद आज स्पेशल शुक्रिया हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, पूरे हिंदुस्तान की सेफ शॉप के ग्रेट मेंटर। मैं सर शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने आज मुझे ये मौका दिया और इस लायक समझा आपने। और उसके बाद सभी डायमंड लीडर्स का आज जो पैनल पे उपस्थित है, आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। अदरवाइज़ कहीं सिर्फ अपने नेटवर्क के अलावा कोई पहचान ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन आप लोगों ने आज ये मौका दिया, इसके लिए मैं सभी डायमंड्स का, हमारे सभी लेजेंड्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। PR चौधरी साहब, अमोल झा साहब, इंद्रपाल साहब, शमशेर जी, निहाल जी, आशीष झा साहब, विश्वास दादा, VK भगत साहब, अरिजीत सरकार साहब, उमेश यादव जी और बलराम जी। तो आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। एक फ़ोटो मिला था मेरे को,
तो मैंने लगाया इसको, और हो सकता है इसमें एक दो फोटो ना हो तो मैं उनका भी, सभी रेड क्लब यहाँ पे जितने मौजूद है और सभी डायमंड्स का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। उसके बाद मैं शुक्रिया हमारे अल्टीमेट अचीवर और हमारे लीजेंड्स का और मेरे ग्रेट मेंटर्स का मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में मैं कहीं ना कहीं पला बड़ा हूँ, और पूरा जो मेरी एजुकेशन और पूरा जो बिजनेस मैंने समझा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के मार्गदर्शन से हुआ है। और स्पेशल मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इन दो लोगों का, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इनका सबसे बड़ा रोल रहा है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा रोल पर्सनली लेवल पे, क्योंकि हर लीडर जो डेवलप होता है किसी न किसी का पर्सनली लेवल पर रोल होता है, और इन दोनों लोगों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं चाहता हूँ इनके लिए एक बार हम लोग क्लैप कर ले। थैंक यू सो मच सर। और इनके सानिध्य में लगातार बना हुआ हूँ मैं, और चल रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। इनके सानिध्य में रहते रहते कुछ खुद तो डायमंड बने ही बने, लेकिन अभी कुछ डायमंड टीम में भी बन गए हैं, और धीरे धीरे करके एक एक मिट्टी मिलके ईंट बनी, ईंट बन के दीवार, और दीवार बन के पूरा एकदम मकान बन गया। बेजान चीज़ों ने जब एकता की तो इतना बड़ा मकान बन गया। तो ये सारे जो हम लोग हैं, जीवित लोग हैं, और जीवित लोगों ने एकता करके एक बहुत बड़ा काम हम लोग करने की तैयारी अभी लगातार जारी है। उसके ऊपर सारे रेड क्लब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दोस्तों। अब मैं शुरुआत करता हूँ अपनी बातों की, और कहाँ से आया, मैं क्या था, और किस तरीके से सेप शॉप में आके मेरा जीवन बदला। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से 30-35 मिनट थोड़ा डिस्कशन करूँगा दोस्तों। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, और मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। जब मुझे बिज़नेस मिला था तो उस समय मैं एजुकेशन मेरी बीए चल रही थी, आर्ट्स का स्टूडेंट था मैं, और सेकेंड ईयर मेरी उस समय चल रही थी। बैकग्राउंड बड़ा लोअर मिडिल क्लास है, वो थोड़ा आपको आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद बिफोर सेप शॉप मैं स्पोर्ट्स में था। मैं सेप शॉप में आने से पहले मैं कॉलेज में स्पोर्ट्स किया करता था। उससे पहले मैंने स्पोर्ट्स में था, 1-1.5 साल प्रोफेशनली मैंने क्रिकेट खेला है। तो इस तरीके से ये मेरा बैकग्राउंड रहा, और सेम वही आम जिंदगी जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की ज़िंदगी चलती है, उसी तरीके से मेरा लाइफ का पूरा जर्नी रहा। 5वीं क्लास, कुछ फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, 8वीं क्लास, और हाइट मेरी बहुत कम थी। मेरी क्लास में 11वीं 10वीं 11वीं तक मेरी सबसे कम हाइट थी, और मुझे कोई भी उठा के कहीं भी बिठा देता था। मतलब मैं आगे बैठने की कोशिश करता था तो कोई भी उठा के पीछे बिठा देता था। वेट और हाइट इतना कम था कि कोई भी मुझे धकेल देता था, और मेरे फादर हमेशा बोलते थे बेटा आगे बैठा कर, ज़िंदगी में आगे जाना है। तो धीरे धीरे जब लंबाई बराबर हुई तो मैंने आगे बैठना सीख लिया, और इस तरीके से लाइफ चलता रहा आगे। और धीरे धीरे समझ जब बनती है आदमी की, तो मैं 11वीं 12वीं तक आके मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि यार लाइफ में करना क्या है। वहाँ से मुझे फीलिंग आना शुरू हुई कि ज़िंदगी में करना क्या है। और बड़े बड़े, आप सब जानते हैं, टीनेजर्स के बड़े बड़े ड्रीम रहते हैं, बड़े बड़े सपने टीन एज में संजोता है आदमी, और मेरे भी थे कहीं ना कहीं वो सपने। लेकिन सबसे बढ़िया बात मेरे पास साथ क्या रही इस सफ़र के दौरान, ये जो चीज़ें हैं, ये हालांकि मैं पहले नहीं जानता था, इस बिज़नेस में आने के बाद ही इन चीज़ों का एहसास हुआ कि आदमी दो तरीके से अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करता है। सबसे पहले आदमी एक व्हीकल चुनता है, फिर काम करता है, और फिर ड्रीम देखता है। लेकिन मेरे जो सफ़र की शुरुआत हुई, ज़िंदगी की शुरुआत हुई, वो पहले पहले ड्रीम देखा गया, उसके बाद व्हीकल चुना गया, और उसके बाद काम किया गया। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा, और ये मुझे पहले एहसास नहीं था कि मैं इस तरीके से चल रहा हूँ। लेकिन इस बिज़नेस में जब मैं आया, तो इस बिज़नेस में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इस तरीके से काम कर लिया है कि आदमी चांद पे पहुंचना चाहता है। स्लाइड आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन अगर साइकिल पकड़ के रखेगा तो कभी चांद पे नहीं पहुंच पाएगा। और मुझे इस बात का एहसास 11वीं 12वीं क्लास में ही हो गया था, क्योंकि परचूनी की दुकान थी हमारे, और मैं परचूनी की दुकान से सामान लेने जाया करता था। तो 2 किलोमीटर मुझे सामान लेने के लिए थोक पे जाना पड़ता था, और वहाँ पे मैं चलता हुआ ये फील करता था जब सामान लेके आता था कि यार ज़िंदगी अगर परमानेंट ऐसी रही तो फिर हम इस दुनिया में क्या देखेंगे। इतनी बड़ी धरती बनाई है, इतनी खूबसूरत धरती बनाई है, इतने अच्छे अच्छे पिक्चर्स हम लोग देखते हैं, और अगर ज़िंदगी सिर्फ इस 2 किलोमीटर में गुजर गई तो शायद मुझे ऐसा लगता था, मतलब मैं मन ही मन सोचता था ये बात कि यार ये 2 किलोमीटर तो हमने देख लिया, फिर फालतू में इस धरती पर रहने से क्या फ़ायदा है। तो ऐसा एहसास मेरे को 10वीं 11वीं 12वीं 8वीं के क्लासों में मुझे होना शुरू हो गया था, और वहाँ से एक टारगेट लगाया कि नहीं, काम करना है तो बड़ा ही करना है, बड़े ड्रीम्स देखने हैं, बड़ी चीज़ों को पूरा करना है। छोटी ज़िंदगी तो हमने पिछले 10 17 18 साल जी लिए।
तो वहाँ से मेरा एक ड्रीम बन गया कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, और मैं कैसे करूँगा वो मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जाने अनजाने में मैंने जंप लगा दिया कुछ बड़ा करने के लिए और मैं स्पोर्ट्स में चला गया। मैंने 12वीं क्लास पूरी की और 12वीं क्लास पूरी करके मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैं खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, और 1-1.5 साल मैंने वहाँ प्रोफेशनली क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलने के बाद मैं वापस कुछ थोड़ा प्रमोशंस हुए, कुछ वहाँ से मुझे एक्स्ट्रा, जब मैंने कुछ परफॉर्म किया तो मुझे बड़ी एकेडमीज़ में जाने का मेरे को मौका मिला। तो वहाँ से फिर मैं घर आया तो उनकी फ़ीस थोड़ी हैवी थी, फ़ीस ज़्यादा थी, क्योंकि नॉर्मली जो मैं फ़ीस पे कर रहा था उससे 3-4 गुना ज़्यादा फ़ीस थी। और मैं घर आया तो घर पे मेरे को आके एहसास हुआ कि अभी ये क्रिकेट में खेल नहीं पाऊँगा, क्योंकि फ़ीस पे करने के लिए घर वालों के पास पेमेंट नहीं था। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कर दी कि जितना भी तुझे अभी तक 1.5 साल से हम लोग खिला रहे हैं वो सब कर्जे पे खिला रहे हैं। जो भी तेरे लिए फीस पे कर रहे हैं, तू खर्चा जो कर रहा है वो सब हम इधर उधर से ला के एडजस्ट करके कर रहे हैं ताकि तू कामयाब हो जाए। तो ये एक बड़ा चैलेंज मेरे को नज़र आया कि यार इस तरीके से तो कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और फिर वहाँ से मैंने दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली छोड़ने के बाद मैंने आके वापस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में चलता रहा, कॉलेज की तरफ से खेलता रहा। और जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में आया तो सेकेंड ईयर में आने के बाद मेरे को मेरे एक दोस्त के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिल गया। सेकेंड ईयर में मैंने इसको देखा। देखने के बाद मुझे, ज़्यादातर लोगों को ये फील आता है, नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग जब हमारे इस प्लान को देखते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि यार ये तो बहुत बड़ा है, ये इनकम तो बहुत बड़ी है, ये इनकम तो बहुत ज़्यादा है ना, और उनको विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन मेरे साथ कुछ उल्टा था उस समय, और मैं ये सोच रहा था कि यार ये भी कम तो नहीं है ना इतना। मतलब मैं क्रिकेट में सोच रहा था यार इतने करोड़ कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कभी छक्का पंजा लग जाएगा तो इस तरीके से एक ही मैच के इतने मिल जाएंगे। लेकिन सेप सोप का प्लान देखने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि अगर अगर मेरा कैरियर इसमें नहीं बनता है, और वो तो मुझे साफ दिख रहा था कि मेरा कैरियर बनने वाला नहीं है जब से मैंने दिल्ली छोड़ा था। लेकिन फिर भी मैं घसीट रहा था जैसे भी करके, रणजी में हो जाए या कुछ भी हो जाए, कॉलेज की तरफ से कुछ हो जाए। तो प्लान देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार 1 करोड़ रुपया साल का भी कम नहीं होता है, और 1 करोड़ में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है, और ड्रीम पूरे किए जा सकते हैं जो सपने में देख रहा हूँ। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा कि हाँ, फ्रीडम के साथ आप हर चीज़ कर सकते हो। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप सारी चीज़ें कर सकते हो, और वो सेल्फ डिसिप्लिन मुझे स्पोर्ट्स ने सिखा दिया था, और मैंने इस बिज़नेस में छलांग लगा दी। शुरुआत में जब स्टार्ट किया तो चैलेंज वहीं का वहीं रखा था, क्योंकि पैसे ऑलरेडी थे नहीं, तो चैलेंज वापस वही आ गया कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। तो ये इतने सारे चैलेंज मेरे साथ शुरुआत दौर पर रहे, ज़्यादातर लोगों के साथ रहते हैं, मेरे साथ भी सेम स्टोरी है। ज्वाइन करने के मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे याद है फॉर्म का भी मैंने इधर उधर से एडजस्ट किया था, और ज्वाइनिंग लगाने के लिए भी मेरी मदर को लेके मैं कई किलोमीटर तक घूमा था, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, तब जाके पेमेंट का हम लोग एडजस्ट कर पाए। मेरे चाचा रिटायर आए थे फौज से, कुछ उनसे एडजस्ट किया, कुछ इधर उधर से एडजस्ट करके और ज्वाइनिंग लगाई थी। उस समय उम्र बहुत छोटी थी, 19-20 साल का लड़का था, सेविंग भी अच्छे से आई नहीं थी। अगली पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और कोई बड़ा सर्किल भी नहीं था, कोई सर्किल सोसाइटी किसी तरीके का बड़ा सर्किल था नहीं, और ज़्यादा ना कोई पहचान थी, और ना मदर फादर की कोई इतनी बड़ी रेपुटेशन थी कि उनके प्रभाव से कोई चीज़ हो सके। लोगों से बात करने में डर लगता था, मैं बहुत मैं शर्मीला इतना था कि मैं बस में किसी कोई मेरे बगल में बैठ जाए और वो मेरे से सवाल करे, पहली बात तो मैं तो उससे बात करता ही नहीं था, लेकिन अगर वो मेरे से सवाल करता तो मैं सिर्फ गर्दन हाँ और ऐसे ना में हिलाता था, इसके अलावा कुछ नहीं करता था। मुंह से जवाब भी नहीं देता था। घर में कोई आ जाता था तो बस ढोक लगा के और सीधा अंदर घुस जाता था। इस तरीके का इतना शर्मिला और शाही नेचर था मेरा। माँ बाप, एक अच्छी बात मेरे लिए ये रही कि मेरे माँ बाप हमेशा पॉजिटिव रहे। उन्होंने उनको जिस तरीके से जैसे बोला, मैंने उनको बोला मेरी ज़िंदगी है, अब तुम्हें जो करना था कर लिया, मुझे मेरे हिसाब से करने दो और मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ। तो वो हमेशा पॉजिटिव रहे, बोले ठीक है तुझे जो करना है कर, बस हमारे को कोई भी तेरी तरफ से गलत मैसेज या कोई भी हमारे घर पे आदमी ऐसा आदमी नहीं आना चाहिए जो बोले कि नरेंद्र ने ये गलत काम कर दिया। तो ये एक मेरे लिए पॉजिटिव मैसेज रहा। इसके अलावा पूरा परिवार, क्योंकि मेरे घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेके आर बेल्ट की नौकरी से और फर्स्ट ग्रेड तक के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे परिवार में हैं, और हर आदमी ने एक ही डर्रा मेरे को पकड़ाया हुआ था, बीएड कर ले, ये कर ले, नौकरी लग जाएगी। तो वही सोच, वही विचारधारा सबकी रही, लेकिन बाकी सब विरोध में नहीं थे। और आज भी सिचुएशन ये है कि कई लोग तो, एक आध लोग तो ऐसे हैं, वो इतना सब होने के बाद भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब चीज़ें, फिर भी बिलीव नहीं करते कि इस काम में कुछ ताकत है।
तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए पहिया हमेशा चौकोर रहता है, तो वो कभी उसको गोल नहीं करेंगे, वो हमेशा चौकोर ही रखते हैं। इस काम का कोई अनुभव भी नहीं था मुझे किसी भी तरीके का। मीटिंग और फंक्शन में जाने के लिए बहुत समय ऐसे चैलेंज रहते थे जब पैसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी कैसे भी करके मैनेज करके स्थितियों को मेंटेन किया गया। काम के जरूरी संसाधन भी नहीं थे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था तो मैं तो जींस टी शर्ट में घूमता था या लोअर टी शर्ट में घूमता था, तो ना कपड़े थे किसी तरीके से, ना मोबाइल हुआ करता था, इवन साइकिल तक भी नहीं थी। साइकिल का भी एक स्टोरी है, और मोटरसाइकिल भी नहीं थी। जिनको प्लान दिखाते थे वो मजाक उड़ाते थे। सही है, मजाक, मेरे सर पे हाथ फेरते थे लोग, और बड़ी बड़ी उम्र के लोग, और बोलते थे बेटा अभी कहाँ तू 99 के चक्कर में पड़ा है, अभी तेरी खेलने कूदने की उम्र है, खेल कूद, कमाने का टाइम आएगा जब कमा लेना। तो इस तरीके की बहुत सारे चैलेंज शुरुआती लेवल पे रहे, और लगभग लोग इन चैलेंजों को झेलते हैं। लेकिन मेरे पास क्या था, मेरे पास जो सिंपल चीज़ें थी वो 2-3 चीज़ें मेरे को समझ में आ गई थी। सबसे पहली चीज़ तो संकल्प ये था, मेरा खुद का संकल्प था कि मुझे बड़ी ज़िंदगी जीनी। मुझे ये आम जिंदगी नहीं जीनी। आम जीवन में बहुत जी चुका हूँ, मेरी 20-30% उम्र आम जिंदगी में निकल गई है, लेकिन अभी बाकी का 60% लाइफ बहुत ही लग्जरियस करना है और डाउन टू अर्थ रहना है। ये संकल्प मेरा अपने आप से था। उसके बाद धीरे धीरे जब बिजनेस में आए तो समझ में आया कि यार सिस्टम बहुत पावरफुल है, ये सिस्टम तुझे तराश देगा, ये सिस्टम तुझे सब चीज़ें सिखा देगा, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मेरे पास पावरफुल अपलाइन थे ज़बरदस्त, जिनका भरोसा मेरे साथ था, जिनका सहयोग मेरे साथ था, कदम दर कदम मार्गदर्शन मेरे साथ था। ये तीनों चीज़ें थी तो मेरा बिलीव बना रहा हमेशा, और कभी भी लगातार जब मीटिंगें अटेंड करता रहा तो कभी भी मेरा विश्वास नहीं डगमगाया कि मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा या हो नहीं पाऊंगा। और जहाँ जहाँ मेरे अपलाइन पहुँचते गए मुझे बिलीव 100% होता चला गया कि जब यार ये लोग पहुँच सकते हैं तो कर तो मैं भी सकता हूँ। रामकिशन यादव जी मेरे साथ पढ़े हुए थे, हम लोग 11th क्लास में साथ पढ़े थे। तो जब ये साथ पढ़े और ये सब चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो सकती है तो ज़िंदगी में हो अब मेरी भी सकती है। ये डिसीजन ये दिमाग में मेरे बिल्कुल क्लियर था, और मैंने अपनी लाइफ के लिए डिसाइड कर रखा था कि छोटी ज़िंदगी बिल्कुल जीनी नहीं है, जीना है। मेरे फादर हमेशा एक डायलॉग मारते थे, लेकिन उस डायलॉग को मैंने सीरियस ले लिया। वो हमेशा बोलते थे कि 50 साल घिसड़ घिसड़ के जीने से अच्छा है कि 5 साल की राजशाही ज़िंदगी जी और इस धरती से निकल जाओ। तो ये डायलॉग मेरे कहीं ना कहीं कोरे मन पे छाप छोड़ गया था, और मैंने यही डिसाइड कर लिया था कि ज़िंदगी जीनी है तो शाही जीनी है, आम जीनी है, और चाहे कम साल जिए लेकिन जिएंगे शाही ज़िंदगी। ये बात मेरे दिमाग पे घर कर गई थी। और उसके बाद मेरे को पहली बार दिशा में जाने का मौका मिला, और दिशा सेशन अटेंड करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, और मैंने उस समय डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस काम को फुल टाइम करना है। उस समय के बाद मैंने अपना डिसीजन, एक मजबूत डिसीजन बना लिया। डिसीजन बनाने के बाद मैंने स्पोर्ट्स को क्विट कर दिया। और एक अच्छी बात यहाँ पे जो मेरे साथ रही, आप देखिए ये फोटो आप देख रहे होंगे, इस फोटो में आप देख रहे होंगे, देखो सेविंग भी नहीं है। मैं जबरदस्ती, मतलब मैं 19-20 साल की उम्र में तो सेविंग करने लग गया था। मैंने कहा यार थोड़ी दाढ़ी आ जाए तो ये बड़े लोग हैं ना भरोसा करें कुछ, ये जो उम्र दराज लोग हैं ये कुछ भरोसा करें। इस चक्कर में मैं सेविंग करना मैंने शुरू कर दिया था। ब्लेड मैंने 20-21 साल की उम्र में ब्लेड लगा लिया था। और एक बढ़िया बात क्या रही गई, जीवन का सच ये जो था, ये आज समझ में आता है कि समय और समझ दोनों एक साथ नहीं आ पाती। समय रहते समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। लेकिन मुझे उस समय समझ आ गई दिशा में जाने के बाद कि यार लाइफ तेरी यहीं बनेगी, अब ज़्यादा तुझे डाइवर्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने उस दिशा होना छोड़ दिया, एजुकेशन से भी पूरा ध्यान हटा दिया। और 1 साल मेरा पेपर रह रहा था, वो पेपर मैंने दे दिया जैसे तैसे करके। और उसमें भी एक पेपर ड्यू रह गया, सप्लीमेंट्री रह गया, वो सप्लीमेंट्री मैंने आज तक नहीं दिया। तो मेरी ग्रेजुएशन आज तक कंप्लीट नहीं। मेरे फादर और सब लोगों ने लास्ट तक खूब 2-2, 3-3 साल तक बोला अभी दे सकता है दे सकता है। मैंने कहा मुझे देना ही नहीं, जिस गली जाना नहीं उसका पूछना ही नहीं, उसका रास्ता ही नहीं। और वहाँ से परमानेंट इस बिजनेस को डिसाइड करके और फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और आप सब जानते हैं जब आदमी मेहनत करता है, प्रयास करता है, तो अचीवमेंटों की भरमार लगती है। तो थोड़ा लाइफ कैसे बदली मैं आपको दिखाता हूँ। जब सफ़र शुरू किया था तो मोबाइल भी था नहीं। पहला 999 रुपये का मोबाइल मैंने इसी बिज़नेस से ख़रीदा था, और आज 99,000 का मोबाइल भी इसी बिज़नेस की वजह से आया है। लैपटॉप खरीदे गए, मैकबुक खरीदे गए, प्रोजेक्टर खरीदे गए, आईफोन, एप्पल वॉच खरीदी गई। ये सारे गैजेट्स जिनका एक 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 यूथ को ड्रीम होता है कि यार ये सब मेरे पास होना चाहिए। सही है, जो भी सबकी सबसे वर्ल्ड क्लास एसेसरीज है वो सारी एसेसरीज इस बिज़नेस के माध्यम से ली गई।
फिर उसके बाद सफ़र आगे बढ़ा। पैदल सफ़र की शुरुआत हुई थी। मेरे को याद है 600 रुपये की एक साइकिल मैंने खरीदी थी, और हमारा जो सूट आता था उस समय वो 6,000 रुपये का आता था, 6200 कुछ रुपए का सूट आता था। तो मैं, वो साइकिल भी लेडीज साइकिल थी, मतलब जेंट साइकिल नहीं थी, वो ऐसे ही मिल रही थी और मैंने खरीद लिया उस साइकिल को। और उस साइकिल पे 6,000 का सूट लगा के घूमता था मैं। तो लोग बहुत मजे लेते थे, बोलो शर्मा जी क्या बात है यार, साइकिल पे सूट। तो चूंकि सिस्टम में रह के कुछ बातें करना हम भी सीख गए थे, तो मैं भी उनको यही डायलॉग मारता था, यार अब तुम इमेजिन करके देखो, जब मैं सूट कितने का है, मेरे से सवाल पूछते थे सूट कितने का है, मैं कहा 6,000 रुपये का, और साइकिल कितने की है, 600 की। तो बोले यार शर्मा जी तुम्हारे तगड़े जलवे हैं। मैंने कहा यार जलवे अभी शुरू कहाँ हुए हैं, अभी तू सोच 600 रुपये की साइकिल पे जब 6,000 का सूट लगा के घूमता हूँ, तो जिस दिन कार में होऊंगा 6 लाख की में, उस दिन क्या रहेगा। तो लोग भी मुस्कुरा के निकल जाते थे और मैं भी मुस्कुरा के निकल जाता था। तो इस तरीके के काफ़ी सारी बातें चलती रही, खट्टा मीठा अनुभव रहा। और आनंद जो सफ़र में है, एक्चुअली मंजिल पे पहुंच के नहीं है, तो वो सफ़र का आनंद आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और लोगों की बातों पे हंसी आती है, उन बातों पे कि किस किस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। उसके बाद सेकंड अचीवमेंट, मैंने मोटरसाइकिल, मेरे परिवार की पहली नई मोटरसाइकिल, सरकारी कर्मचारी है, 70-70 हज़ार, 1-1 लाख रुपए, वो तो अभी सैलरी हुई है, लेकिन पहले भी 30-30, 40-40 हज़ार 10 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन नई मोटरसाइकिल खरीदने का ड्रीम नहीं देखते थे वो लोग, पुरानी खरीदते थे और उसको नई के बराबर पैसा लगा देते थे फिर उसमें। लेकिन पहली नई मोटरसाइकिल मैंने इस बिजनेस से खरीदी, और जब खरीदी गई थी तो मेरे नाम पे कोई कागज नहीं था। बड़ा रो रो के मैंने ये मोटरसाइकिल खरीदी थी। मेरे चाचा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके नाम से मोटरसाइकिल फाइनेंस कराई, वो करा नहीं रहे थे, नहीं तू किस्त नहीं भरेगा, तेरी कंपनी का कोई पता नहीं है तो ये रह हो जाएगा, मेरा सिविल खराब कर देगा। 1,700 रुपये की किस्त के लिए उन्होंने इतने, तो वहाँ पे बहुत सारी, क्योंकि हमारे परिवार वाले भी, आप देखिए कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, एक तरफ वो लोग बोल रहे होते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ बड़ा करके दिखाओ, और दूसरी तरफ फिर मदद की जब बात आती है तो मदद करने को तैयार नहीं होते। तो उस समय मैं रोने लग गया, और रोते रोते मैं बोला एक, फिर मैं उनको, क्योंकि सिस्टम से थोड़ा बातें बनाना मैं सीख गया था, तो मैंने उनको बातें बढ़ाई थोड़ा, कि एक तरफ बोलते हो तुम ज़िंदगी में ये करो वो करो, और फिर मदद की बात आती है तुम सहयोग नहीं करते हो। तो इस तरीके से मैंने कुछ बातें बनाई, और फिर लास्ट में वो एग्री हो गए, बोल चल ठीक है निकलवा के दे रहा हूँ, लेकिन किस्त टाइम पे भर देना। तो उन्होंने मोटरसाइकिल निकलवा दी, और उसके बाद मेरा सफ़र तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि 2 टायर लगने के बाद तो फिर स्पीड बढ़ी गई, तो सफ़र तेज़ी से बढ़ा। उसके बाद सफ़र में काफ़ी सारे चैलेंज थे परिवार के अंदर, कर्जा था। जब मैं इस बिज़नेस की शुरुआत हुई थी तो कुछ पैसे जब मैंने कमाए, कमाने के बाद मेरे फैमिली वाले बोले कि चल अब तू पहले कर्जा उतार, अचीवमेंट लेना नहीं है, पहले कर्जा उतार। तो कर्जे उतारने की जब बात आई तो मैंने अपलाइनों से डिस्कस किया, सर ये तरीके की बातें हैं। तो अपलाइनों ने समझाया कितना कर्जा है, तो मैंने कहा सर है 2.5-3 लाख रुपए का कर्जा है। बोला अगले 1 साल में कितना हो जाएगा ये, मैं कहा सर अगले 1 साल में ब्याज व्याज लगेगा तो 4 लाख का हो जाएगा। तो तुझे भरोसा है कि नहीं तू 4 लाख रुपए उतार देगा, वो उतार। तो जो बिजनेस के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको सबसे पहले करो। तो यह बात मेरे को अप्लाई ने समझाई, मेरे को बात समझ में आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, और 1-आध लाख रुपए इधर उधर चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बिजनेस बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सिचुएशन इस तरीके की थी कि दादा के जमाने के कर्ज भी पड़े हुए थे, मतलब हमारे घर का बिजली का बिल था, और मेरे फादर 5 भाई है, तो चाचा के या वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन आके हमारे, मेरे फादर सबसे बड़े हैं, तो कनेक्शन उनके नाम पे आ गया। और मेरे फादर बोले यार तू भी एक काम कर, तेरे नाम से अलग कनेक्शन ले ले। लेकिन सेफ सोप की ताकत हमारे साथ थी, तो मैंने बोला नहीं, कनेक्शन नहीं है ना, जब तुम इतने साल से दादा के नाम को बचाने की प्रयास कर रहे हो तो ये खराब नहीं करना है, और इसका बिल भरो। और 1 लाख रुपए का बिल उस टाइम पे 2011 की बातें मैं कर रहा हूँ, 10-11 के आसपास, 1 लाख रुपए का बिजली का बिल लगभग वो हमने पे किया, और दादा के नाम को, साख को बचाने के लिए भी। और आप देखिए बड़ी बड़ी नौकरी वालों का वो उस हिसाब से दिमाग में सोच नहीं जा पाए कि यार इस चीज़ को बचाया जाए, लेकिन सेफ सोप की ताकत की वजह से, और हमारे फादर बोले कि नहीं ये नाम खराब नहीं होना चाहिए। उस समय 1-1 लाख रुपए के बिल भरे गए। आज कोई टेंशन नहीं है, मस्त। तो अभी वो सिचुएशन मेरे बच्चे पे नहीं, मेरे बेटे पे नहीं आने वाली है कि दादा के कर्जे उसको उतारने पड़े, लेकिन ये सेफ सोप की ताकत है। चैलेंज बहुत ज़्यादा थे, परिवार की, घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक कमरे में पूरी लाइफ गुजरी है, 18-19 साल का सफ़र, पूरा जो ज़िंदगी निकली है वो एक कमरे में मैंने देखी है।
लेकिन उसके बाद सेप शॉप की वजह से आज ठीक ठाक स्थितियाँ बन गई हैं। और फिर शादी की बात आई तो फैमिली वाले फिर बोले, ऑलरेडी 2.5-3 लाख रुपए का कर्जा, और फिर मेरे को बोल रहे हैं, मेरे से एक छोटी सिस्टर की शादी हो गई, तो उन्होंने बोला कि तुम जो है तुम कैसे रह रहे हो पीछे, तुम भी शादी करो। मैं बोला तुम्हारे पास इंतजाम क्या है? बोलो कुछ नहीं है। बोलो इंतजाम तो हो जाएंगे। मैंने कहा जितने इंतजाम तुमने ऑलरेडी बना रखे हैं उतने ही और बना के दे दोगे तुम मुझे। आज 3 का है और उसमें 3 जोड़ दोगे, 6 कर दोगे, मैं तो जिंदगी भर इसको उतारने में ही लगा रहूंगा और मेरा फोकस कहीं बन ही नहीं पाएगा। तो हमेशा सिस्टम में सिखाई भी जाती है बात की, सर लोग बताते हैं हमेशा, ग्रेवाल साहब ने बहुत बार परलेंड अबाउ मीटिंग, ये डायमंडशिप के दौरान आपको शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए और आपको नौकरी नहीं बदलनी चाहिए, नौकरी का आपको प्लेस नहीं बदलना चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने सिस्टम की चीज़ों को मानने का मैंने बिल्कुल बीड़ा ठान लिया था और मैंने इन बातों को प्रॉपर फॉलो किया और मैंने घर वालों को बोला मुझे 3-4 साल का वक्त चाहिए, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा, तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों 4.5 साल का मैंने घर वालों से वक्त मांगा था और 4.5 साल में, उस समय के बाद से 4 साल में मैं डायमंड हो गया था। डायमंड बनने के बाद मैंने अपना मैरिज किया और मेरी मामी हमेशा बोलती थी कि मकान की अगाड़ी और शादी की पिछाड़ी कई सालों मारती है, लेकिन हमें सिस्टम में होने के बावजूद ये एहसास ही नहीं हुआ कि कब मकान बन गया, कब शादी हो गई और कब पैसे भी दे दिए गए, सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद घूमने फिरने का मौका, इतना शानदार बिजनेस है हमारा कि घूमते फिरते हम तो लोग तो पैसा कमाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमने फिरने का मौका मिला। 21-22 साल की उम्र में पहला फॉरेन ट्रिप मैंने कर लिया था इस बिज़नेस के माध्यम से। एक नीचे फ़ोटो लगा हुआ है। पहली बार थाईलैंड टूर करने का मौका 2010 में मेरे को मिला इस बिज़नेस के माध्यम से, और ये पहला टूर हो गया था। हवाई जहाज़ों की तो यात्राओं की अभी गिनती बिल्कुल करना बंद कर दिया है। उसके बाद मेरे फादर 60 साल तक, सोच बड़ी रही, सब चीज़ें रही, लेकिन कर कुछ नहीं पाए, लेकिन इनको भी हवाई जहाज़ में बिठाया तो इनकी भी फीलिंग थोड़ा बदली और अभी इनके ख्वाब तो इतने बड़े हैं। मैं सर इनको बोला चौधरी साहब कि चलो मैं तुम्हें एक बार पासपोर्ट बनवा लो, तुम्हें विदेश घुमा देता हूँ। तो अभी भी क्या बोलते, बोलो कौन सा देश भेजेगा? मैं बोला भेज दूंगा थाईलैंड या इंडोनेशिया या सिंगापुर। बोला छोड़ फालतू बात मत कर। तो मैंने कहा फिर क्या ड्रीम है? तो बोलते हैं बोला लंदन वंदन भेजे तो बात कर। तो लंदन से नीचे अगले की सोच ही नहीं है। तो बोलो लंदन भेजे तो बात कर। मैंने कहा फिर उसका क्या करोगे लंदन? बोले यार कोई आदमी कभी, आजकल गाँव में खूब डायलॉग मारते हैं, बोला तू बड़ा आया लंदन से। तो बोला यार मैं लोगों को बताना चाहता हूँ यार लंदन मैं भी जाके आया हूँ, है ना। तो इस तरीके का आज भी वो ख्वाब रखते हैं और ये भी पूरा करेंगे। और उसके बाद जब फैमिली हो गई तो फैमिली के साथ भी घूमने फिरने का वो सब अपॉर्चुनिटी यहाँ से रहा। लगातार एक से एक विजिटें होती रही टीम के साथ। इतने बढ़िया हमारे को इस बिज़नेस के अंदर दोस्त मिलते हैं, क्योंकि पुराने दोस्तों की सिचुएशन जो बचपन से और क्लासमेट रहे थे, उन लोगों की आज सिचुएशन जब मैं देखता हूँ, तो अगर मैं भी उन्हीं दोस्तों के साथ चिपका रहता आज, तो उनकी सिचुएशन ये है, कोई बैंक में नौकरी कर रहा है 30,000 में, कोई MBA करके 40,000 50,000 में किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ाता घूम रहा है, कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है। ये सिचुएशन आज उन लोगों की बनी हुई है। लेकिन यहाँ इस बिज़नेस में आने के बाद आपको नए दोस्त मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, बड़ी सोच के लोग मिलते हैं। तो एक अच्छी दोस्ती यहाँ, अच्छी संगत इस बिज़नेस में मिली। ये पहला ट्रिप मैंने किया 2010 के अंदर। उसके बाद फॉरेन ट्रिप्स की तो लाइन लग गई। मेरे ख़ानदान में पहला पासपोर्ट मेरा बना और मोहर भी लगी, और उसके बाद एक पासपोर्ट एक्सपायर भी हो गया। सिंगापुर दुबई जाने का मौका मिला, सिंगापुर गए हम लोग, है ना। क्रिस मूवी आई थी, क्रिस मूवी देखने के बाद मुझे लगा यार ये ऋतिक रोशन की ज़िंदगी में ही हो सकता है क्या। मैंने योगेश यादव साहब को बोला सर ये सिंगापुर, ये क्रिस व्रिस बनी है, यहाँ पे नहीं जाएंगे क्या अपन? तो सर वो 4 महीने बाद ही सर ने बोला बोलो ले तेरा ख्वाहिश पूरी हो गई है, चल सिंगापुर चलते हैं। तो इस तरीके से एक के बाद एक फॉरेन ट्रिप्स का लगातार सिलसिला जारी रहा। 2018 में फिर फॉरेन जाने का मौका मिला और 2020 का न्यू ईयर सेलिब्रेशन हम लोगों ने थाईलैंड में मनाया था। तो इस तरीके से और बड़ा एकदम एंजॉय चल रहा है। और ये वाला मौका, हमने ग्राउंडों में कबड्डी खूब खेली है, लेकिन समुद्र में जाके, विदेश में जाके समुद्र में कबड्डी खेलने का मौका, ये तो ताकत सेप शॉप ही रखती है। तो ये हम एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको छोटा सा। तो ये समुद्र की कबड्डी का मौका सेप शॉप के अंदर ही पॉसिबल है। ये आम जिंदगी में ये आदमी सोच भी नहीं सकता और अकेला भी नहीं सोच सकता। मान लीजिए अकेला भी विदेश घूम के आए तो इस तरीके का एंजॉय के बारे में विचार नहीं कर सकता। उसके बाद कारों का सिलसिला सफ़र शुरू हुआ। पहली कार लेने में सर मेरे को 5 साल का समय लग गया, क्योंकि परिवार पे कर्जा वर्जा और इतने सारे लफड़े थे
कि मैं सोच ही नहीं पाया इन सब चीज़ों के बारे में। और काफ़ी सारे चैलेंज उस टाइम पर रहे, फैमिली को लेके भी काफ़ी सारे चैलेंज रहे, और बिजनेस को लेके तो ऑब्वियसली थोड़े वो छोटे मोटे चैलेंज चलते ही रहते हैं। तो 2014 में मैंने अपना पहला गाड़ी खरीदा। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम हर बार बताते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जब आपके साथ काम करना शुरू होती है तो आपका सफ़र कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है। उसके बाद कोई भी 2 साल नहीं गया जब मैंने अपनी कार को चेंज नहीं किया। 2014 में बोला, चतुर्वेदी साहब के मुंह से सुना था कि पहली कार तो टीम को समर्पित होती है, सिर्फ वो आपको चलाने और तोड़ने के लिए होती है, अदरवाइज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपका इंतजार कर रही होती है। तो ये पहली गाड़ी को खूब दौड़ाया, 60-70 हज़ार किलोमीटर 2 साल में इसको मैंने दौड़ा दिया। और उसके बाद 2016 में फिर मैंने दूसरा गाड़ी खरीदा, ये 11,09,000 रुपये का इको स्पोर्ट गाड़ी खरीदा। फिर 2 साल इसको दौड़ाया, 2 साल दौड़ाने के बाद तीसरा ये सेडान मॉडल मैंने खरीदा, ये फोर्ड का ही तीसरा सेडान मॉडल। और तीनों तरीके के मॉडल मैंने खरीदे, और मैं ये चेक कर रहा था कि कौन से मॉडल में ज़्यादा आनंद आता है, एसयूवी में ज़्यादा आनंद आता है, हैचबैक में ज़्यादा आनंद आता है, या सेडान में ज़्यादा आनंद आता है। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ती गई, और 2020 में जस्ट इसके 2 साल के बाद आप लोगों के सामने है। और ये चौथा गाड़ी ऑडी A3, 42 लाख रुपए का ये गाड़ी सेफ शॉप की वजह से परचेज करने का मौका मिला। 2017 का ये एक फ़ोटो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, मैडम के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये कैमरामैन ने, जब फंक्शन हुआ था एक डबल डायमंड का मेरा, उस फंक्शन में कैमरामैन ने ज़बरदस्ती मेरे साथ हमारा ये फ़ोटो खिंचवाया था कि चलो ऑडी के सामने खड़ा, आप तो ऑडी लेने वाले हो। और ये फ़ोटो खिंचवा दिया गया। और चीज़ें जब आदमी सोच लेता है, दिमाग में विचार आ जाता है और चीज़ों को विजुअलाइज करता है, तो किस तरीके से पूरी इसके जस्ट 26 महीने के अंदर सेम फ़ोटो आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बस वो एक दूसरे की गाड़ी थी, उसके सामने खिंचाया गया, ये अपने नाम की गाड़ी है। तो इस तरीके से ड्रीम, ये ड्रीम भी पूरा करने का मौका मिला। अभी लाइफ पूरा एकदम एन्जॉयफुली तरीके से चल रहा है। और ये बेटा है मेरा, 3 साल का हुआ है अभी। और मेरा सपना था कि जब हमारे कभी बच्चे हों, तो यहाँ स्टोरी कुछ इस तरीके से रही, जैसा मैंने बताया था आपको, साइकिल की जो कहानी है मेरी, साइकिल की कहानी मेरी इस तरीके से रही कि 9वीं से लेके 12वीं तक 4 साल में फैमिली वालों को बोलता रहा, मदर फादर को, कि मुझे साइकिल दिलाओ। लेकिन हर बार वो कहानी सुना देते थे और अपना बचाव करने के लिए कुछ ना कुछ ले रखा था। तो वो उनका एक ही डायलॉग रहता था कि अच्छे नंबर ला तब दिलवाएंगे, क्योंकि उस समय उनकी स्थितियां थी नहीं। तो उन्होंने अच्छे नंबर को पकड़ रखा, और अच्छे नंबर भी कैसे चाहिए, 90 से ऊपर। 90 से ऊपर वो मेरे से कभी आए नहीं। 70, 75, 60, 65, 70 से हर क्लास में नंबर चलते रहे, वो नहीं आए। और 2 साल बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी, 1-1.5 साल ट्राई करता रहा, और उसके बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी। और वहाँ कसम लिया कि कल जब हमारी बल्लेबाजी का टाइम आएगा तो हम इस तरीके की कहानियाँ अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे। और अभी मेरा 3 साल का बेटा है, इसकी अब ये 2 ही गाड़ियों के नाम डालता है चौधरी सर। ये या तो ऑडी को डालता है, ऑडी का नाम जानता है, या BMW। रामकिशन यादव जी मेरे अपलाइन है, वो घर आते रहते हैं, उनके पास BMW है और मेरे पास ऑडी है। तो ये 2 ही कारों के नाम जानता है, कार कंपनियों के, या तो ऑडी या BMW। और जब भी इसको किसी दूसरी कार में बिठा दिया जाता है तो इसका एक ही डायलॉग रहता है, ऑडी में बिठाओ, ये इस कार में नहीं बैठूंगा, मैं तो ऑडी कार में बैठूंगा। तो ये डायलॉग रहता है। आज पूरा एकदम सक्सेसफुल लोगों के साथ हर चीज़ को एंजॉय करने का मौका मिलता है। तो ये सब चीज़ें एकदम लग्जरियस अभी होती जा रही है लाइफ की। और टीम में भी आज बहुत बड़ी बड़ी कारें, जो 10-10, 11-11 लाख की कारें लोग लेके घूम रहे हैं। और अभी ड्रीम यहाँ ख़त्म नहीं हुए हैं, ड्रीमों की सफ़र की शुरुआत है। और सर एक छोटा सा ड्रीम और है मेरा, जो क्योंकि कारों का मेरे को बड़ा शौक रहा है शुरुआती लेवल से ही। और ये एक ड्रीम और है, थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ इसका हल्का सा वीडियो। 1.25 करोड़ रुपए का ये पोर्चे, बहुत जल्दी 2 सीटर कार है। ब्यूटीफुल। और आप ही की तरह है चौधरी सर, हमारी मैडम को लाल कलर पसंद है, बोलो लाल कलर की गाड़ी ले कोई ना कोई। तो मैंने कहा लाल कलर की लेंगे तो फिर डंकी लेंगे तेरे लिए, फिर उसमें मेरे और तेरे अलावा कोई नहीं होगा। तो ये ड्रीम अभी लगाया हुआ है। और डेफिनेटली क्योंकि जब ऑडी का भी हमने नहीं सोचा था, पहले दिन चले थे और पूरा हुआ, तो श्योरली है सेफ स्कोप सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और अपलाइन हमारे साथ है। डेफिनेटली हम इसको पूरा करेंगे। डायमंड बनने का ख्वाब था, डायमंड भी बने, डबल डायमंड भी बने,
और रूबी लेवल पे मेरे 1,78,000 रुपए के चेक बने थे। रूबी लेवल पे ये 2 लाख का बनना था, ग्रीनिंग ना होने की वजह से चीज़ें बहुत रही। बढ़िया। और रूबी लेवल पे भी 1,78,000 रुपए की इनकम सेप शॉप की वजह से मेरे को आई। ट्रिपल डायमंड लेवल भी अचीव हुआ अभी 2020 के अंदर। और लॉकडाउन में भी 1.5 लाख रुपए हफ्ते, 1-1 लाख रुपए हफ्ते के चेक्स बने 2020 के लॉकडाउन में। आप देखिए ये 3/7 का चेक है 1.5 लाख रुपए का। उससे पहले मार्च अप्रैल का जो चेक था, अप्रैल मई का, वो 1 लाख रुपए से ऊपर का था। और आज सेप शॉप की बदौलत सेप शॉप ने सिंहासन पे बिठा दिया है। कहाँ से चले थे और आज इतने बड़े सिंहासन पे बैठ गए, तो ये सब सिस्टम की मेहरबानी, अपलाइनों की और सेप शॉप की बदौलत है। और ये मसाल और ये झंडा हमेशा हम पकड़े रहेंगे। सेप शॉप जब तक है और जब तक हमारी सांसों में सांस है, तब तक शरीर में सांस है, तब तक ये सेप शॉप का झंडा ऐसे ही चलता रहेगा। और सफ़र हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये मेरे को समझ में आ गया था। बहुत थोड़े दिन सिस्टम में रहने के बाद ये एहसास हो गया था कि बिजनेस है, ये कभी भी एक जैसा नहीं चलता है। ये हमेशा फ्लक्चुएशंस में चलता है, अप डाउन चलते हैं। जब आप मेहनत करते हैं और सीधा कामयाब हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। हमेशा समस्याएं आती हैं, फेलियर्स आती हैं, चैलेंज आते हैं, अड़चने आती हैं। और कामयाबी के नज़दीक जब पहुंचते हैं तो कई बार बर्बादी की पोजीशन भी आ जाती है। और एक आध बार ऐसे झटके लगे भी हैं। चौधरी साहब 2011 तक में ऐसी 10-11 में एक ऐसी सिचुएशन बनी, मैं टोपाज लेवल पे पहुंच गया था। और टोपाज लेवल पे जाने के बाद कुछ ऐसा चैलेंज रहा, फैमिली में कुछ ऐसी बंटवारा हुआ और कुछ समस्याएं क्रिएट हुई, कुछ बिजनेस में चैलेंज आए और वो दोनों चैलेंज एक साथ आ गए। और उस एक साथ की सिचुएशन पे समस्या कुछ ऐसी क्रिएट हुई कि काफ़ी सारे लोग पैसे मांगने लग गए। कुछ घर के आपसी बंटवारे में कुछ पैसे इधर उधर करने थे। तो मुझे मेरे जितने गैजेट्स थे, मैंने बाइक उस समय दो में बाइक मेरे पास थी, लैपटॉप था मेरे पास, 10,000 रुपये का मैंने मोबाइल खरीदा था, मेरे पास कुछ लाख 1.25 लाख रुपए की सेविंग्स भी थी उस समय। और उस समय ऐसा झटका लगा कि मुझे हर चीज़ को सेल आउट करना पड़ा। मतलब 1 रुपया मेरे पास बचा नहीं, मोबाइल तक भी मेरे पास उस समय नहीं बचा। लेकिन अपलाइन सिस्टम का सहयोग था और अब अपने मन में भरोसा था, विश्वास था, संकल्प लिया हुआ था अपने आप से कि ज़िंदगी को ऊंचाइयों पे लेके जाना है। वहाँ उधार किसी का मोबाइल लेके, मैंने मोबाइल भी उधार लिया था। मैंने कहा यार उधार दो आप और शुरुआत करते हैं, दोबारा से सफ़र को उठाते हैं। और 2012 से मैंने सफ़र की दोबारा से स्टार्टिंग की गई और सब कुछ जीरो, सिर्फ 2 लोग टीम में बचे हुए थे, उन 2 लोगों से। और पिछले 8-9 सालों में ये सारा पूरा करियर आप लोगों के सामने। तो कभी भी लाइफ में एक जैसा नहीं चलता है, बिजनेस है, अप डाउन होते हैं, चैलेंज आते हैं। लेकिन आप चैलेंजों के बावजूद, ज़्यादातर लोग क्या है, गिर जाते हैं, उंधे मुंह गिरते हैं और गिरने के बाद उठने की हिम्मत ना होने की वजह से कभी भी ऊंचाई पे नहीं पहुंचते। लेकिन काफ़ी सारी बार ये चैलेंज रहे, लेकिन हमने दोबारा उठे और दोबारा से अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को ये अपने आप से ये बोल के कि नहीं तुझे अभी साबित करना है, अभी बहुत लंबा रेस अभी बाकी और बहुत ऊंचाइयों पे जाना है। बहुत बार लोग धोखा भी देते थे, काफ़ी सारे लोग टीममेट्स हमारे साथ काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं और फिर छोड़ के निकल ले, अच्छी खासी सिचुएशन पे हमारे साथ से छोड़ के निकल लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमको मजबूत बनाती है। और ग्रेवाल सर की ट्रेनिंगों से ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली कि अपने आप को मजबूत रखिए और लगातार बड़ा करने के अवसर में अपने आप को जंप करते रहिए। हर बार बड़ा करने के अवसर में जंप करते रहे हम। जो जो हमारे अपलाइनों ने बोला कि ये टास्क पूरा करना है, ये तुमको इस बड़े लेवल पे क्रॉस करना है, तो उन सब चीज़ों में बड़ी अपॉर्चुनिटी में जंप करते रहे। सफल लोगों की संगत हमेशा पहले भी बना के रखी, आज भी बना के रखी और आगे भी बना के रखेंगे। टीम वर्क की वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। अकेला आदमी इतना सब करना पॉसिबल नहीं है। किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर कोई आदमी बोलता है मेरे सारे ड्रीम पूरे हो गए और उसने अकेले ही कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ड्रीम बहुत छोटा है। बड़ा ड्रीम पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं टीम की जरूरत पड़ती है और हार्ड वर्क आपके टैलेंट को बीट कर देता है। जैसा मैंने बताया था, मेरा बहुत शाई नेचर था, आज भी मुझे बात करना पसंद नहीं है। कई बार मेरे अपलाइन भी टोकते हैं, मेरी फैमिली भी, मेरी वाइफ भी बोलती है, बोलो तू इतना कम क्यों बोलता है। मैंने कहा मुझे मतलब की बात करनी आती है, बस मुझे फालतू बात नहीं करनी, इसकी उधर कर दो, उधर की उधर कर दो। मैं सिर्फ अपने मतलब की बात जानता हूँ। सेब सोप से रिलेटेड कोई बात करनी है तो कर लो, उसमें मैं 10 घंटे भी बोल लूँगा। लेकिन फालतू बातें बुलवाओगे तो मेरे पास शब्द है और ना मेरे को बोलने में कोई इंटरेस्ट है। तो हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट कर देता है। मैंने मतलब की बातें अपना करना सीख लिया है। और लगातार प्रोसेस फ्लो, सक्सेस का जो टिप्स रहा मेरा वो ये रहा कि लगातार प्रोसेस फ्लो को कभी छोड़ा नहीं। सिचुएशन कैसी भी बनी, कैसी भी सिचुएशन रही, कैसी भी कंडीशन रही, पैसे रहे नहीं रहे, काम चला नहीं चला, कैसे भी हालात और स्थितियां रही, लेकिन ये जो प्रोसेस फ्लो है इसको कभी भी छोड़ा नहीं। संडे की मीटिंग्स को कभी मिस नहीं किया, शुक्रवार की ट्रेनिंग्स को कभी मिस नहीं किया, ग्रुप मीटिंग, वर्कशॉप, जहां भी हमारे अपलाइन कॉल करते थे मैं लगातार जाता रहा, आज भी जाता हूं।
कोर मीटिंग्स को लगातार लिया, बिजनेस को सीखा, बेसिक्स को, बिजनेस के बेसिक कोर के माध्यम से सीखे, सिखाए लोगों को। लीडर्स मीटिंग से बड़ा विजन करने के लिए एलडीपीज ली, और उसके बाद फंक्शंस, लगातार हर फंक्शन को अटेंड किया गया, और दिशा वर्कशॉप, जिससे कि माइंड प्रोग्राम चेंज हुआ। पूरा माइंड का पाथ, जो न्यूरोपाथ जो दिमाग में बनता है सक्सेस का, वो पाथ चेंज हुआ। इस प्रोसेस फ्लो से कभी अपने आप को भटकाया ही नहीं, और इसको एज ए ड्यूटी मान के हमेशा लगातार किया है कि हम किसी के यहाँ होते, किसी के यहाँ काम करते, ड्यूटी कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस फ्लो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता। और आज सिस्टम ने एक प्रोसेस हमको बनाया हुआ है, पथ बना के दिया हुआ है, तो क्यों ना हम उस पथ पर चलें। जूम मीटिंग में भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है पिछले 1-1.5 सालों में। प्रोडक्ट्स को यूज किया गया, लगातार टूल्स का सहारा लिया गया, टूल्स का खुद भी यूज किया गया, और टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट्स, 7 टारगेट डायमंड बनते बनते मैंने टोटल जीते थे। और उसके बाद अभी रैंक हमारे सामने भरमार, इनकम का भरमार आ गया है। तो अभी जो भी बड़े से बड़ा ड्रीम है वो हम देख सकते हैं। अभी 5वीं रैंक मेरी क्रॉस होने वाली है, और लगातार प्रोडक्ट्स का यूज़ किया गया। और अभी तो पहले तो हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स थे, मैंने टोपाज, एमरल्ड लेवल तक सारे सूट्स जितने भी पहने हैं वो सारे सेप सोप के ही पहने। उसके बाद फिर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन अभी भी सेप सोप के लगातार हम चीज़ों को कर रहे हैं। और ये 5 बेसिक्स से भटके नहीं। कई बार क्या होता है कि आदमी गुमराह हो जाता है, मैं भी थोड़ा परल टोपाज तक मैं सोचता हूँ और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें, लेकिन लास्ट में फिर एक ही बात समझ में आई कि जब भी काम नहीं हो रहा होता है तो एक बार ये वाली चीज़ें चेक कर लें कि इन पे कितने एक्शंस हो रहे हैं, कितनी हमारी टीम में लिस्ट बन रही है, या हमने लिस्ट बनाई है, या कितनी टीम में बन रही है, कितने लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, कितने प्लान दिखाए जा रहे हैं, कितने फॉलोअप हो रहे हैं, कितनी क्लोजिंग हो रही है। और सर भी हमेशा अग्रवाल सर इसी बात पे कि बेसिक का फंडा गाड़ देगा झंडा। 5 बेसिक्स जो है हमारा ये सबसे टॉप मोस्ट है। तो कन्फ्यूजन फिर मेरे को बाद में होना खत्म हो गया, मैं कन्फ्यूज नहीं हुआ। फिर जब भी कभी भी अगर रिजल्ट में थोड़ी सी भी ग्रोथ डाउन आती तो हम ये चेक कर लेते हैं कि अभी 5 बेसिक्स के ऊपर कितना हमारा काम चल रहा है। तो अभी भी हम इसी चीज़ को चेक करते हैं। और लास्ट में मैं 2 ही बातों से मेरी बातों को क्लोज करना चाहता हूँ। ये छोटी सी जर्नी रही, और ये एक बहुत अच्छी बात मेरे को एपीजे साहब की लगती है कि देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, है ना। तो हैसियत अगर हमें बनानी है, हम चाहे देर से बने, मुझे 6-6.5 साल का वक्त लग गया सेप सोप के अंदर डायमंड बनने में, लेकिन इन 6-6.5 सालों में मैं बना। जो अपने आप से और लोगों के सामने जो वादा किया था कि हम बन के दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, और वो हमने करके दिखाया। और आज लोग पूछते हैं कि हाँ साहब कैसे हो, बढ़िया हो, लेकिन वक्त के हिसाब से हमें उन चीज़ों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जैसा मैंने बोला था, समय और समझ की बात है, तो समय समझ आ गई। तो आप देखिए ये नारा जो है अब हमारी ज़िंदगी से पूरी तरीके से हट गया है कि 18 के साथ थे तो लगता था टाइम आएगा, 30 के हुए तो अपना टाइम आएगा, 40 के हुए तो भी लगता था कि टाइम आएगा, 50 पार हो गए, बच्चे बड़े हो गए तो भी लगता था कि टाइम आएगा। अपना टाइम तो कभी आया नहीं 50 के पार। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ, और वही बात डॉक्टर ने बोली, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदारों को बुला लो। तो दोस्तों इस बात की खुशी है कि अभी 30-33 साल की मेरी उम्र हुई है, और टाइम की अपने को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अभी सुकून के साथ ये बोल सकते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते थे, कम से कम उस समय के हिसाब से जो सोच थी, 10 साल पहले से जो सफ़र शुरू हुआ उस समय के हिसाब से सोच थी, उस सोच से तो कहीं ना कहीं बहुत ऊंचाइयों पे। और अभी बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा मिशन अभी बाकी है। ये 2 जोड़ी है, और ये जोड़ी सर मैं आपको वादा करता हूँ, ये जोड़ी आपको बहुत लंबे समय तक इस सेप सोप में दिखने वाली है, अंतिम सांस तक दिखने वाली है। और ये 10 साल पहले का, हमारा 10-11 साल पहले का एक दिशा का फोटो, और ये जोड़ी आज भी बरकरार है, और ये बहुत बड़े मिशन के साथ उतरी हुई है। सर आपने 10,000 डायमंड का मिशन लिया हुआ है, 1,000 डायमंड का मिशन सर आपके उस 10,000 में हमारी तरफ से सर आप फिक्स रखिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आप लोगों ने मेरे को मौका दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेप सोप लाइफ, हैप्पी लाइफ, सेप सोप लाइफ। और बहुत बड़ा कीर्तिमान सर अभी होना बाकी है, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत हुई है सफ़र की, ये तो अभी स्टार्टअप हुआ है, अभी बहुत बड़ी क्रांति आना बाकी है। थैंक यू सो मच सर आज मुझे मौका देने के लिए और मेरी बात